हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर तो आज के सेशन में हमारी चर्चा जो होने वाली है टीआरई 1 में 9 to 10 के जो प्रश्न हैं और उसमें भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को आज करने वाले हैं और उसके साथ ही हम मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट और मिडाइवल के जो प्रश्न हैं उसे हम आज के सेशन में करने वाले हैं। आप सभी को जानकारी दे दी जाए कि कल से जो है आपकी क्लासेस यूट्यूब पे लाइव सुबह 10 बजे जानने वाली है, तो आप सभी जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। सुबह 10 बजे से डेली मेरी जो क्लास है आपकी लाइव यूट्यूब पर आने वाली है। वहाँ आप मेरे साथ इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और जो कुछ आपके डाउट हैं वो भी पूछ सकते हैं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि और किस तरह के जो है हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं एक एक कर। तो टीआरई 1 में बीपीएससी में 9 to 10 किसमें अगर हम बोले कि क्लास 9 to 10 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे जो है हमारी आज के सेशन की चर्चा होने वाली है। क्लास 9 to 10 के प्रश्नों को जो है आज के सेशन में हम करने वाले हैं। एक एक कर प्रश्नों की तरफ हम बढ़े तो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस को ध्यान से दिए। ऑप्शन में लिखा हुआ है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चनहुद्रो में, उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन में से 2 सेम ही होते हैं, डी और ई हर प्रश्न में। एक होता है क्या एक से अधिक प्रश्न सही है और ऑप्शन ई होता है इनमें से कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है। आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है जिसे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जिस स्थल की खोज की गई थी वो की गई थी हड़प्पा की। यही वजह है कि इस सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि दयाराम साहनी द्वारा जो है 1921 में इसकी खोज की गई थी। जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल सर जॉन थे उन्हीं के जो है सर जॉन मार्शल जब थे उन्हीं के जो है अंतर्गत रहते हुए इस स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुख्य रूप से कहा जाए जब हम टॉपिक पर बात करेंगे या थ्योरी की जब हमारी क्लासेस होगी तो मेन प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्तमान में ये स्थल कहाँ पर है या फिर कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी कि एविडेंस कहाँ से कौन प्राप्त हुए, इस तरह या उसके कुछ मेन जो फीचर्स हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से ये पूछा जा रहा है कि जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो हड़प्पा से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो ये भी वर्तमान के पाकिस्तान में है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सपेंशन की बात करें तो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान का कुछ और अफगानिस्तान का बहुत कम हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता है। ये तीनों ही स्थान की अगर मैं बात करूं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो की तो ये तीनों के तीनों वर्तमान के पाकिस्तान में ही स्थित हैं। अलग अलग प्रांतों में देखने को मिलेंगे। मोहनजोदड़ो से इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो विशाल अन्नागार का भी साक्ष्य मिलता है। विशाल अन्नागार का भी साक्ष्य मिलेगा। अब विशाल अन्नागार क्यों बनाया गया होगा? अनाजों को भंडारित करने के लिए, ताकि कोई भी मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर आए, कोई भी ऐसी आपदा की स्थिति आए तो कम से कम हमारे पास अनाज हो कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। मनुष्य जो है खाद्य पदार्थों पर निर्भर है मुख्य रूप से, तो उसके पास भंडारित और स्नानागार कहीं ना कहीं उस समाज में इक्वलिटी को भी दिखाता है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि बिहार का जो महापर्व छठ है उसमें लोग जात पात ऊंच नीच सबसे ऊपर उठकर एक साथ एक ही स्थान पर इस शुभ कार्य को करते हैं। ठीक वैसे ही वहाँ के लोग किसी भी सार्वजनिक कार्य को इस विशाल स्नानागार पर एक साथ जो है आयोजित करते हैं, जो वहाँ की जो है इक्वालिटी को भी दिखाता है।
है। और अन्नागार यानी कि जो अनाज होता था सरप्लस में होता था, वहां पर खाने के बाद जो अनाज बचते थे उन्हें भंडारित करके फ्यूचर के लिए रखा जाता था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से एक जो साक्ष्य मिलता है वो नग्न या कांस्य नृतंगना जो थी, नृतंगना, जो कि कैसे बनाई जाती थी, ये जो है लॉस्ट मैक्स मेथड से बनाई जाती थी, यानी कि द्रवी मोम विधि, जिसे कि आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें क्या किया जाता है कि मोम से एक आकृति दी जाती है, जो भी आपको आकृति निर्माण करनी हो, फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी की गीली लेप चढ़ा दी जाती है, फिर उसे धूप में सुखाकर उसे आग में गर्म किया जाता है, और जब वैक्स बहुत जल्दी ही जानते हैं कि ताप पाते ही वैक्स मेल्ट हो जाता है, तो उसमें एक होल करके उस वैक्स को निकाल लिया जाता था, और उसी होल के माध्यम से जो है जिस भी धातु, क्योंकि वैसे उस टाइम लोहे से तो लोग परिचित नहीं थे, मुख्य रूप से तांबे से परिचित थे, कांसे का प्रयोग करते थे, और यही वजह है कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो जो भी धातु का वस्तु निर्माण करना होता था उसमें डालकर और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे। जब वो अपने ठोस रूप में हो जाता था तब उसके ऊपर से उस मिट्टी की परत को हटा ली जाती थी। तो ये नग्न नृतंगना भी जो है, जो कि किस विधि से बनाई जाती थी, जिसे हम कहते हैं द्रवी मोम विधि, यानी कि लॉस्ट वैक्स मेथड द्वारा। तो ये वैसे ही इन सभी जगह से जो साक्ष्य मिले हैं हम अपनी थ्योरी की क्लास में देखेंगे कि कहाँ से जो है कौन से साक्ष्य मिलेंगे। हाँ, हड़प्पा के बारे में एक बात याद रखिएगा, प्रथम जिस स्थल की खोज हुई, जिसकी खोज हुई थी, कब की गई थी, तो 1921 में खोज की गई थी, और दयाराम साहनी द्वारा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन को ध्यान से देखें। ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हो जाता है ये सिविलाइजेशन, तो उसके बाद जो सभ्यता विकसित होती है वो एक ग्रामीण सभ्यता विकसित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब वैदिक सिविलाइजेशन को भी हम दो पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक जो पार्ट कहलाता है आपका वो कहलाता है प्री वैदिक सिविलाइजेशन, और दूसरा पोस्ट वैदिक यानी कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन। तो पूर्व वैदिक सिविलाइजेशन में जो कह सकते हैं कि स्रोत हैं, क्योंकि इतिहास को समझने के दो ही मुख्य स्रोत होते हैं। एक आप या तो कह सकते हैं कि वहाँ जो पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले, और दूसरा साहित्यिक यानी कि लिटरेरी जो सोर्सेज मिले। तो यहाँ तक जो है लिटरेरी सोर्सेज हमें देखने को मिला था। तो पहला जो यानी कि पूर्व वैदिक था, यहाँ पर जो है केवल और केवल ऋग्वेद से ही जो है हमें जानकारी मिलती है इस सभ्यता की। और उसके बाद यानी पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन में आपके बाकी के वेद आ चुके थे। वेदों के अलावा संहिता, वेदों के समूह को हम संहिता कहते हैं, उसके अतिरिक्त आरण्यक, उपनिषद वगैरह भी जो है आ चुके थे। तो ये जो है सबसे पहले जिस वेद, क्योंकि वेद टोटल कितने हैं आप सभी जानते हैं कि टोटल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, और यही जो है सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, और ये जो है एकमात्र है जो यूनेस्को में भी शामिल है। याद रखिएगा, एकमात्र वेदों में है जो कि यूनेस्को में शामिल है। और ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं का संकलन, ऋषि मुनियों द्वारा जो लिखा गया है, ऋचाओं के संकलन को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कितने वेद होते हैं, वेदों के जो हैं कितने, इन सभी के कौन कौन से उपवेद होते हैं, इनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, किस ऋषि द्वारा इनकी रचना की गई है, किसमें किसका उल्लेख है। जैसे ऋग्वेद में आप 10 मंडल की बात करते हैं, उस 10 मंडल में किस मंडल में किसका वर्णन है। जैसे कि जो अंतिम मंडल था उसी में हम देखते हैं कि चतुर्थ वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था जो देखने को मिली हमें यहीं से। तो यहाँ हम
हमसे पूछा गया है कि वेदों में सबसे प्राचीन कौन है, तो वो है ऋग्वेद। ऑप्शन में ऋग्वेद नहीं है तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन ई इज राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद याद रखिएगा सबसे अंतिम वेद था। कौन सा था? सबसे अंतिम वेद था। इसमें जो है सबसे अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है। अब वेदों में मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना पड़ता है, एक तो इनके कौन कौन से उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, इसके रचयिता कौन है, किसमें किसका वर्णन है, ये सभी हमसे पूछा जाता है। तो ये सभी जब हम थ्योरी करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ऐप पर भी आपकी क्लासेस आने वाली है, तो वहाँ हम बिल्कुल एक एक चैप्टर को डिटेल से समझते हुए पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर सबसे पहला पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? ऋग्वैदिक देवताओं। अब क्या है? ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन है, प्रत्येक वेद में अलग अलग देवताओं का वर्णन है, क्योंकि प्रत्येक वेद अलग अलग समय काल में लिखे गए हैं, तो उस समय किस देवता का वर्णन मिल रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है। याद रखिएगा आज के भी डेट में गॉड जो है, क्योंकि हिंदुओं में ही बहुत सारे गॉड हैं, अगर हम इस्लाम की बात करें या फिर हम ईसाई धर्म की बात करें, तो यहाँ है कि ईसाई जैसे गॉड को मानते हैं, ईसा मसीह एक को ही मानते हैं। इस्लाम जो कुरान को मुख्य मानते हैं, तो वो एक ही, ऐसा नहीं है कि उनमें अलग अलग हमें देवता देखने को मिलेंगे। पर हिंदुओं में जो है हजारों की संख्या, क्या लाखों की संख्या में भी आपको देवी देवता देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ ईश्वर का भी विभाजन कर दिया गया है कि ये ईश्वर इस वर्ग में आएंगे ये। और यहाँ ईश्वर का ट्रेंड भी होता है। जैसे एक टाइम था जब साईं बाबा, फिर एक टाइम आया जब महाकाल, और अभी जिस देवता को ट्रेंड में रखा जा रहा है वो है श्री राम। जब से अयोध्या मंदिर बना तब से देखा जाए तो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग किस गॉड को कब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये भी होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कब किस देवता को इंपॉर्टेंस दिया गया? क्या सूर्य को, इंद्र को, यहाँ इंद्र है, वरुण को, उपर्युक्त में से एक से अधिक को क्या दिया गया था? कोई वेद। ऋग्वेदिक का मतलब होता है कि यहाँ स्रोत के रूप में, यानी जो सोर्सेज हमारे साथ थे, केवल ऋग्वेद था। और ये बात करता है पूर्व वैदिक सभ्यता की। किसकी? अगर हम बात करें तो ये बात करता है हमसे पूर्व वैदिक सभ्यता की, यहां बात हो रही है। तो अगर हम बात करें तो उस समय जो देवता सबसे महत्वपूर्ण थे वो इंद्र देवता थे, और इंद्र को हम जो है वर्षा का भी देवता मानते हैं। अब जानते हैं कि कृषि इस समय मुख्य थी, क्योंकि किसी भी ग्रामीण सभ्यता में क्या होता है? कृषि महत्वपूर्ण है। तो कृषि के लिए जो है फसल अच्छी हो, इसलिए बारिश का होना। अब आज की तरह नहीं था कि इतना बोरवेल वगैरह ये सब प्रयोग होता था। उस समय जो है कृषि बारिश पर निर्भर करती थी। तो ये जो है देवता महत्वपूर्ण भी थे वर्षा के लिए, झंझावात वगैरह के लिए जो है इंद्र को अधिक जो है महत्व दिया जाता था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? यहाँ है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। पार्श्वनाथ, अरस्टिनेमी, ऋषभदेव, एक से अधिक कोई नहीं। ऋग्वैदिक सभ्यता में दो काल, ऋग्वैदिक नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री में दो जो है अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। इन दोनों से अक्सर आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, चाहे जैन धर्म से हो या बौद्ध धर्म से, आपको अक्सर किसी भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जैन धर्म में अगर हम बात करें तो टोटल तीर्थंकरों की जो संख्या थी वो 24 थी, और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है प्रथम यानी सबसे पहला जो तीर्थंकर था वो कौन था? तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव को हम जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, और इसे इनके अतिरिक्त आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आदिनाथ नाम से। अरस्टिनेमी 22वें और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22वें और 23वें तीर्थंकर।
अब जैन धर्म में प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, एक तो तीर्थंकरों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से तीर्थंकर किस नंबर के हैं, इन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि इन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये हो सकता है। या इसके अतिरिक्त एक प्रश्न पूछा जाता है इस धर्म से संबंधित जो विशेषताएं रही, जैन धर्म में जो है क्या क्या मेन फीचर्स है, इसके मुख्य साहित्य कौन से, यानी जैन धर्म के कौन कौन से साहित्य हैं, वो प्रश्न पूछा जाएगा। जैन धर्म में जो हम देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय थे, इनके बारे में भी हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ जो है इसका जवाब है ऋषभदेव। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे जिन्हें हम अंतिम तीर्थंकर के रूप में जानते हैं, वो थे महावीर स्वामी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर कौन थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, या 24th, क्योंकि टोटल कितने थे 24 थे, तो 24वें अंतिम या सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर के बारे में पूछा जाए तो महावीर स्वामी होगा। अब हमें महावीर स्वामी के बारे में पता होना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु क्या हुई, उनसे रिलेटेड जैसे माता पिता का नाम, उन्होंने कैसे दीक्षा ग्रहण की, क्या क्या दीक्षा ग्रहण की, ये सभी के बारे में जो है हमें, इनके समूह को क्या कहा जाता है, संघ में कौन कौन शामिल थे, इनके मुख्य जो प्रिय शिष्य थे वो लोग कौन थे, तो ये जो है, तो हम वहाँ पर जैन धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल से महावीर स्वामी पर जो है हम वर्णन करेंगे। तो ये हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है तीसरी बौद्ध सभा। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? जिस दिन इससे पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि हमें हिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक जो हैं वो पढ़ने चाहिए इस एग्जाम की दृष्टि से, तो मैंने बात की थी एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जाएंगे, उसके अलावा बौद्ध और जैन से भी पूछे जाएंगे, वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इन चारों टॉपिकों से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो मौर्य से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, गुप्त से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई, तो इसके लिए हम पूरा क्रम अगर देख ले तीसरी बौद्ध सभा की, तो यहाँ पर हमें ऐसे एक बॉक्स पहले निर्माण कर ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि सारा जो है पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या जो है हमसे पूछा जा सकता है। इन बॉक्स में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका होना चाहिए समय। सबसे पहले संगीति, कौन सी संगीति कहाँ हुई थी। दूसरा समय काल, समय काल कौन सा था, किस संगीति के समय कौन सा समय काल रहा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा पूछा जाता है किस शासक के शासनकाल में हुआ था, शासक कौन सा था उस ये पूछा जाता है। चौथा स्थान आपसे पूछा जा सकता है, किस स्थान पे हुआ था। और पांचवा जो पॉइंट है वो पूछा जाता है अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो ये सभी के सभी पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इनमें भी हम देखते हैं सबकी अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट कि यानी कि फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ हुई, सेकेंड बौद्ध संगीति कहाँ हुई, थर्ड बौद्ध संगीति कहाँ हुई और फोर्थ बौद्ध संगीति जो है कहाँ आयोजित की गई। समय काल की बात करें तो 483 BC यहाँ, 383 यानी कि 100 ईयर आफ्टर यहाँ पर, फिर 251 BC अगर मैं बात करूँ तो यहाँ, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो प्रथम जो है यहाँ आयोजन किया गया था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये पूछा जाएगा किस शासक में, तो पहला हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था, तो हर्यक, याद रखिएगा हर्यक वंश का, यानी मगध साम्राज्य में जो एक वंश था वहां से। दूसरे में याद रखिएगा जो था कालाशोक के समय हुआ था, कालाशोक यानी कि इसका संबंध था शिशु नागवंश से, ये पूछा जा सकता है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपका होगा सम्राट अशोक, सम्राट अशोक यानी कि मौर्य वंश का प्रतापी राजा।
और चतुर्थ संगति की अगर मैं बात करूं तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो की गई थी वो की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि कुषाण वंश का जो प्रतापी राजा था इसके शासनकाल में। ठीक ऐसे ही स्थान के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये आयोजन जो हुई थी वो राजगृह उस समय कहा जाता था, जो वर्तमान का राजगीर है वहाँ पर। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो वैशाली, यानी जहाँ पर विश्व का पहला गणतंत्र बना था, लिच्छवियों का जहाँ पर शासन था, विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर लागू की गई थी वहाँ। तीसरे की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्रा, जो अपने समय काल का अगर कहें तो जितनी भी उनकी समकालीन जो भी शहर थे उनमें सबसे समृद्ध शहर था पाटलिपुत्रा। और शत्रुओं की दृष्टि से भी जो है यह क्षेत्र जो था सुरक्षित था, क्योंकि ये जल दुर्गों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और अगर ये हम बात करें चौथे बौद्ध संगीति की तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन, जो कि वर्तमान की बात करें तो कश्मीर में होगा। तो ये एक होगा। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है हमसे कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता हमें याद रखनी है कि पहले वाले में की गई है महाकश्यप। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले में की गई है साबक मीर द्वारा। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो किया गया है, तीसरा पाटलिपुत्रा में जो हुआ था इसमें किया गया था मोगलीपुत्तुस द्वारा, मोगलीपुत्तिस द्वारा ये किया गया है। और चतुर्थ की मैं बात करूं तो वसुमित्र द्वारा, और वसुमित्र द्वारा। और इसमें उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। तो ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहां से जो है क्या। इस पर जो है मैंने चारों जो है बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन किया गया है उसका वर्णन किया है। प्रथम जो है 483 बीसी में अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में और महाकश्यप द्वारा जो है अध्यक्षता की गई। दूसरी जो हुई है 383 बीसी में कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के प्रतापी राजा थे, वैशाली और साबक मीर द्वारा अध्यक्षता। थर्ड की मैं बात करूं तो 251 बीसी में सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्रा में, और अध्यक्षता जो की गई है वो मोगलीपुत्र 30 द्वारा की गई है तीसरे की। और चतुर्थ का आयोजन जो किया गया था प्रथम ईस्वी में वो किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, जिस समय शासक थे कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में। और यहाँ पर अध्यक्षता जो की गई थी वसुमित्र द्वारा और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। तो ये चारों जो पॉइंट है आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ताकि कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे दें। अगर मैं प्रश्न की तरफ बढ़ूं तो प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध सभा कहां आयोजित की गई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा, एक से अधिक, कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों में कभी भी एक से अधिक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सभा किसी एक स्थान पर आयोजित की जाती है, ना कि कई स्थानों पर आयोजित की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज राइट। पाटलिपुत्रा अशोक के शासनकाल में 251 बीसी में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरह अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? पूछा जा रहा है कि जो विदेशी यात्री मेगास्थनीज है किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी पुष्यमित्र शुंग, डी एक से अधिक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये है। अब मैंने कहा था कि मौर्य वंश जो है एंशिएंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न भी मौर्य वंश से ही है। मेगास्थनीज जो आया था वो याद रखिएगा, ये आया था मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और कहा जाता है कि इसने जो है
सिकंदर ने अपना राजदूत बनाकर जो है यहाँ पर भेजा था। और इसकी रचना जो है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी रचना क्या है, तो इंडिका इसकी रचना है। और इस रचना में जो है मौर्य प्रशासन का वर्णन मिलेगा। क्या मिलेगा? मौर्य प्रशासन का वर्णन मिलेगा। मेगस्थनीज ने ही अपनी रचना में उस समय के यानी कि मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में विभाजित करके बताया था कि यहाँ वर्ग जो विभाजन, वर्ण विभाजन तो वैदिक सभ्यता से आ ही चुकी थी, लेकिन मेगस्थनीज ने अपने नजरिए से कहा था कि यहाँ जो है 7 वर्गों के लोग रहते थे अलग, जैसे कि पुरोहित वर्ग हो गया, एक जो युद्ध में शामिल होते थे, एक कृषि और पशुपालन में। यहाँ एक शब्द प्रयोग वर्ग के रूप में ही किया गया है, अहिर। अभी जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसे जाति के रूप में देखा जाता है, लेकिन वहां पर इन्होंने उन्हें एक वर्ग के रूप में बताया है, जो शब्द प्रयोग किया है एक वर्ग के रूप में। और अभी भी जानते हैं कि ये जो जाति है वो मुख्य रूप से प्राचीन समय काल में कृषि और पशुपालन में ही जो है संलिप्त थी, तो उस तरह उन्होंने कई वर्गों में उन्हें विभाजित करके बताया है। तो इसका सही जवाब होगा मेगस्थनीज। ठीक वैसे ही मौर्यों में हम अगर दूसरे जो शासक रहे बिंदुसार, उनके शासनकाल की बात करें तो उनके शासनकाल में डाइमेकस और डायोनिसियस नामक 2 जो है विदेशी यात्री आए थे। तो किसी भी समय काल में जो विदेशी यात्री भारत आए थे उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी रचना कौन सी है उनके बारे में पता होना चाहिए, और उस रचना की विषय वस्तु क्या है इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला प्रश्न? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? अब सबसे पहला प्रश्न है हर्षवर्धन का संबंध जो है किस शासनकाल से है? हर्षवर्धन का संबंध अगर हम देखें तो अगर वैसे हम काल की बात करें तो गुप्तोत्तर काल से है। किससे है? गुप्तोत्तर काल, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड से जो है इनका संबंध है। और अगर हम वंश की बात करें तो वंश में है ये बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया है, सुन लीजिए। तो ये जो है पुष्यवर्धन वंश से, जिसे कि हम वर्धन वंश भी कहते हैं, तो इनका क्योंकि जो पुष्यभूति थे उनके द्वारा ही इस वंश का जो है संस्थापना किया गया था। और इस वंश को जो है हम पुष्यवर्धन वंश के या वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, उन्हीं के जो है इससे ये संबंधित है। तो इनका जो शासन काल रहा हर्षवर्धन का वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन देखें तो यहाँ 4वीं, 5वीं और 6ठी शताब्दी दिया हुआ है, एक से अधिक कोई नहीं। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि शासन के 606 से है तो 7वीं शताब्दी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और 647 तक शासन किया था। इन्होंने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का बदला लेने के लिए शशांक को पराजित किया था और राजधानी जो है थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज कर दी थी। ये बात याद रखिएगा। अभी बोर्ड थोड़ा हैंग हो चुका है तो इस पर पेन जो है काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और इसके बारे में सुन लीजिए, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन जो शासक है, हर्षवर्धन के ही समय काल में जो है इलाहाबाद में जो है कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। अभी देख रहे हैं कि कुंभ मेला काफी जो है अभी चर्चे का विषय बना हुआ है, क्योंकि 144 ईयर तो हर्षवर्धन के समय काल में ही पहली बार जो है प्रयागराज में किसकी कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी। किसकी? कुंभ मेले की शुरुआत। ये वंश की बात करें तो वर्धन वंश था, पुष्यवर्धन वंश। और अगर हम बात करें इनके शासनकाल की तो 606 से 647 जो है तक इनका शासनकाल रहा था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही है नहीं है, और ऑप्शन ई इज राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ हमें याद रखना है कुंभ मेले के बारे में, थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ कुंभ मेले के बारे में करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफी चर्चे में कुंभ मेला चल रहा है।
144 वर्षों बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जो है 13 जनवरी से किया गया है और 26 फरवरी तक जो है ये मेला चलने वाला है। कुंभ मेले की अपनी जो है एक हिंदू धर्म में कहा जाए तो अलग ही पहचान है। ये एक आस्था का प्रतीक है हिंदुओं के लिए और इसका आयोजन जो है 12 वर्षों पर किया जाता है और ये बारी बारी से 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान जो घड़ा मिला था, अमृत घड़ा, उसकी कुछ बूंदें इन 4 स्थानों, कौन कौन से स्थान की अगर हम बात करें तो हरिद्वार उत्तराखंड में जो कि गंगा नदी की तट पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, महाराष्ट्र में नासिक में जो वो है गोदावरी नदी के तट पर, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के तट पर जो है, संगम पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो आयोजन किया जाता है यहाँ पर हिंदू श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जो है इकट्ठित होती है। भारत में अलग अलग कोनों से और विदेश से भी कई देशों से जो है श्रद्धालु इस आयोजन को देखने आते हैं। अभी अगर आप प्रयागराज के नज़ारे को देखें तो वहाँ पर बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। अलग अलग देशों से, भारत के अलग अलग कोने से आपको लोग वहाँ इकट्ठा देखने को मिलेंगे। तो जो प्रयाग में कुंभ की शुरुआत की गई थी वो हर्षवर्धन की ही देन मानी जाती है। खैर वैसे इससे पूर्व भी अगर हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल में जो है कुंभ अपने चरमोत्कर्ष पे था और इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो भी कुंभ मेले जो था उसका आयोजन किया जाता था। लेकिन प्रयागराज की अगर एग्जैक्ट हम बात करें जहां पर इस वर्ष यानी 2025 में इसका आयोजन हो रहा है वो इन्हीं की देन कही जाती है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल काल, अब ये है दक्षिण भारत में हम 3 जो है शासकों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं, चोर, चेल और जो है पांड्य, जिसकी चर्चा हमने की भी थी। मैंने कहा था एक संगम पीरियड जो हमें पढ़ना होता है, इसमें 3 संगम आयोजित किए गए थे। उनमें कौन कौन सी प्रमुख जो है रचनाएं हैं, किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दक्षिण भारत के 3 जो हैं इन वंशों के बारे में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो है चोल से पूछे जाते हैं। चोल की सबसे प्रमुख विशेषता, जब भी कभी किसी प्रश्न में ये लिख दिया जाए मुख्य प्रमुख विशेषता, तो एक कोई विशेषता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भी अगर हम बात करें, जस्ट एग्जाम्पल किसी वस्तु की बात करें तो उसकी कई विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन एक विशेषता जो है उसे बाकियों से यूनिक बनाती है। जैसे मान लीजिए कि आप खुद हो, मैं हूं, तो मेज में कोई एक विशेषताएं ऐसी होंगी जो बाकियों से मुझे अलग बनाती होगी। कोई मेरा एक वैल्यू होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक वैल्यू होता है, वो जो है बाकियों से अलग होगा। तो यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है, यानी कि मेन फीचर्स के बारे में। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखें। क्या शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, एजुकेशन सिस्टम, क्या भूमि लैंड पर जो टैक्स लगाए जाते थे क्या बाकियों से अलग तरीका था यहाँ पर, या स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है। यहां है एक से अधिक क्या है, या फिर नॉन ऑफ एबव पूछा जा रहा है। तो यहां पर सबसे प्रमुख है तो एक से अधिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक ही हो सकती है। तो याद रखिएगा चोलों की ही देन मानी जाती है लोकल गवर्नेंस, जिनका पॉलिटी में भी वर्णन पढ़ते हैं हम, जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था उसमें आप पढ़े होंगे। तो ये जो स्थानीय स्वशासन कहा जाए कि शुरुआत कहा जाए, वैसे तो जब हम बात करते हैं प्रशासनिक जो है उनके विभाजन की, तो सबसे निचला पैदान, चाहे हम प्राचीन समय काल की बात करें, मध्यकाल की या वर्तमान की भी हम बात करें, तो सबसे निचले स्तर पर प्रशासन में ग्राम व्यवस्था ही आती है। लेकिन जो स्थानीय स्वशासन मुख्य विशेषताएं देखने को मिली थी वो चोलों की देन है, और ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसलिए मैंने कई बार कहा कि बीपीएससी में पूछे गए कई ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टीचर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि टीचर का एग्जाम स्वयं बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग उसके प्रश्नों को जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। लोकल जो गवर्नेंस है इनकी सबसे मेन जो है फीचर में से एक मानी जाती है। कम टू नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी। अब देखिए, अभी तक जो प्रश्न हमने किए
वो सभी जो प्रश्न थे वो सभी एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न थे, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मौर्य और गुप्तोत्तर से प्रश्न देखने को मिले, और संगम में चोल जो है उनसे हमें प्रश्न देखने को मिले। यहाँ से जो प्रश्न है, यहाँ से मध्यकाल की जो है शुरुआत हो गई। लगभग 8वीं शताब्दी से पूछा गया ये प्रश्न है, लेकिन ये तो बाद का है। 8वीं शताब्दी से हम देखते हैं जो है मध्यकाल की हम कहीं ना कहीं शुरुआत मानने लगते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मत तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? खैर ये प्रश्न जो है हम पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी देखते हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला काल है इसमें कुछ मध्यकाल से भी देखने को मिलेगा, कुछ एंशिएंट जो संक्रमण काल होता है किसी भी समय काल का। 1190, 91, 92, एक से अधिक कोई नहीं। अब अगर किसी युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है तो कोई एक ही वर्ष होगा, एक से अधिक तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहला ऑप्शन जो एलिमिनेट करना है वो ऑप्शन डी को हमें एलिमिनेट कर देना है। यहां पूछा गया है तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि ये निहित है कि तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ ही है, तभी तो द्वितीय युद्ध नाम रखा गया। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों जो हुए हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य ही हुए थे। लेकिन जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम तराइन का युद्ध वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। पुनः अपनी पराजय का बदला लेने के लिए वो पुनः जो है तराइन का दूसरा युद्ध छेड़ता है, और इस युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर और फिर उसकी हत्या कर देता है। और ये जो युद्ध हुआ था 1192 में। इसी समय काल के आसपास एक और युद्ध जो है फेमस है, वो है चंदावर का युद्ध 1194 का, जो मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था। जिस जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, उसी के अगेंस्ट फिर से जो है मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध किया था, जिसमें जयचंद जो है पराजित हो गया था। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये एंशिएंट में भी रख सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट में ये हमें पढ़ने को मिलता है गुप्तोत्तर काल में। इल्तुतमिश, यहाँ से एग्जैक्ट जो है आपका मध्यकाल शुरू हुआ गया, लेकिन वो पीरियड जो है उसके अंतर्गत ही रखा जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन था? रजिया, रकुनुद्दीन, फिरोज, बलबन, एक से अधिक और कोई नहीं। अब उत्तराधिकार तो किसी एक को ही नियुक्त किया जाएगा, यानी कि वसीयत में जो दी जाती है संपत्ति किसी एक को दी जाएगी, उत्तराधिकारी जो है एक को बनाया जाएगा। तो एक से अधिक सबसे पहले हम इलिमिनेट कर लें। एक से अधिक जो है अधिकांश प्रश्न में आप आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप सही से जो है कॉमन सेंस से जो है उस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो हाँ एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो पहला एक ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा। बलबन आप जानते हैं कि गुलाम वंश में लास्ट के समय काल में हमें देखने को मिलता है, जो गयासुद्दीन बलबन था, तो ये भी एक इलिमिनेट हो गया। ये जो प्रश्न पूछा गया है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से, जो कि दास और ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता था। मैंने कहा था कि मिडाइवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे गुलाम वंश, खिलजी वंश और उसके अतिरिक्त तुगलक वंश है। थोड़ा बहुत प्रश्न लोदी से पूछा जाएगा, सैयद से प्रश्न पूछे जाने के चांस जो हैं नामात्र हैं आपसे। इसके अतिरिक्त मुगल पीरियड से प्रश्न पूछा जाएगा और थोड़े बहुत प्रश्न जो हैं आपसे मराठा साम्राज्य से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है गुलाम वंश का प्रश्न है, और इल्तुतमिश जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं हम, दिल्ली संस्थापक, क्यों? भले ही गुलाम वंश की या दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, लेकिन उसने शासन जो है वो किया था कहाँ से? लाहौर से। इसीलिए जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को मानते हैं कि इसने ही पहली बार दिल्ली से शासन करना शुरू किया था। इसके शासन के बाद ये 1210 में जो है शासक बना था। तो इसके शासक के मतलब शासन काल में ही इसने घोषणा की थी कि इसकी पुत्री रजिया सुल्तान, जो कि मध्यकाल की पहली महिला शासिका मानी जाती है,
अगली मतलब उत्तराधिकारी बनेगी, लेकिन वहां के अमीर वर्गों ने उसे न चुनकर उसके एक अयोग्य पुत्र जिसका नाम क्या था, रकनुद्दीन फिरोज को जो है अगला शासक चुन दिया था। लेकिन वो बहुत ही कम समय काल के लिए शासक रहा और पुनः जो है इसके बाद रजिया सुल्तान ही अगली शासिका नियुक्त हो गई। तो मृत्यु के बाद जो अगला सुल्तान बना तो रुकनुद्दीन फिरोज था। तो इसलिए इसका जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपर्युक्त में से कोई नहीं बल्कि ये ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान जो है मुख्य शासिका के रूप में जानी जाती हैं। कम टू नेक्स्ट है, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, एक से अधिक कोई नहीं। ये तीनों ही शासक आप नाम से देख सकते हैं कि तुगलक वंश के हैं और तुगलक वंश में 3 ही ये प्रमुख शासक जाने जाते हैं, जिसमें संस्थापक की बात अगर हम करें तो ये था, उसके पश्चात एमबीटी और एमबीटी के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक, जिसने कई जो है सुधार के कार्य किए थे। बहुत से अलग अलग जो है निर्माण विभाग इसने बनवाए थे, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभागों का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में 5 ऐसे कार्य किए, लेकिन 5 ही कार्यों में वो असफल रहा, जिसमें से एक उसकी असफलता का माना जाता है दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाना। तो ऑप्शन ए इज राइट, मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो बाकी जो है इन सभी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि किनके समय काल में क्या क्या कार्य किए गए थे। नहर निर्माण का कार्य सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। नहर निर्माण कार्य की हम बात करें तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। लेकिन नहरों का विस्तार कहा जाए, नहरों का विस्तार अब से कहा जाए, कैनाल एक्सपेंशन की बात की जाए तो ये जो है किया गया था किसके द्वारा? ये जो किया गया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई विभागों का निर्माण किया था, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग जो है इनके द्वारा बनवाए गए थे और इन्होंने कई शहरों का भी निर्माण किया था। याद रखेगा, कई नए शहरों का निर्माण किया था। ये बात याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का ये प्रश्न जो है दक्षिण भारत से पूछा जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? आप जानते हैं विजयनगर संगम वंश, तुल्लु वंश, ये सभी जो वंश थे, क्या सदाशिव को कहा जाता है, जो सदाशिव भाऊ था, राम राय को कहा जाता है, अच्युत राय को, एक से अधिक कोई नहीं। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था कृष्णदेव राय, और इस ऑप्शन में उसका वर्णन नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन जो है ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे प्रतापी राजा जो था कृष्णदेव राय, जो किस वंश से था अगर पूछा जाए तो तुल्लु वंश से। ये मराठों से संबंधित है। सदाशिवराव भाऊ का जो संबंध है ये मराठा से है। याद रखिएगा, इनका संबंध मराठा से है, सदाशिवराव भाऊ का। कम टू नेक्स्ट, और इसी कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर एक नगर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है? मध्यकाल में जो रचनाएं हैं थोड़ा इन्हें याद रखना टफ होता है, लेकिन इनकी रचनाओं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की रचनाएं हो, चाहे वो कालिदास की, बाणभट्ट की रचना हो, भारवी की रचना हो, या फिर अन्य जो भी राइटर रहे इनके द्वारा लिखित गए जो रचनाएं हो, इनसे पूछा जाता है अक्सर। और चाहे वो मध्यकाल की रचनाएं हो, मध्यकाल की रचनाओं को थोड़ा याद रखना टफ हो जाता है, पर यहाँ से प्रश्न जो है आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तबकात ए नासिरी के रचनाकार क्या मिनहाज ए सुराज थे, अमीर खुसरो की रचना थी, जियाउद्दीन बर्नी की रचना थी, एक से अधिक कोई नहीं।
मध्यकाल में ये तीनों जो इतिहासकार हैं इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। इनकी जो भी रचनाएं हैं उन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये उस समय काल के सबसे महत्वपूर्ण रचनाकारों में से माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, तबकात-ए-नासिरी जिनकी रचना है वो तबकात-ए-नासिरी जो लिखी गई है वो मिन्हाज उस सिराज की द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो से भी कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे कि हम क्या तूती हिंद के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही खड़ी बोली का विकास किया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ऑप्शंस को नहीं, प्रश्न को नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। ए निजामुद्दीन औलिया, क्या इनका संबंध चिश्ती से नहीं था? शेख नासिरुद्दीन चिराग, क्या इनका नहीं था? ख्वाजा बक्की बिलाह का नहीं था? एक से अधिक या कोई नहीं? किसका जो है संबंध चिश्ती सिलसिले से नहीं है? अगर हम चिश्ती सिलसिले की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब हम सूफी और क्या बोलते हैं सूफी मत के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है सूफी और भक्ति काल, एक मध्यकाल में चैप्टर पढ़ना होता है हमें, सूफी और भक्ति काल। तो यहाँ पर कुछ जो है सिलसिले के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्हीं सूफी सिलसिलों में से चिश्ती है, सहराउदी है, कदौरी, ऐसी कई जो हैं आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसका संबंध, तो औलिया का संबंध याद रखिएगा चिश्ती सिलसिले से ही, जिनका मकबरा वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, वो चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित है। ख्वाजा बली बिलाह की बात करें तो ये जो है इससे नहीं संबंधित है। शेख नासिरुद्दीन चिराग का भी संबंध चिश्ती सिलसिले से ही आता है। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा बक्की बिलाह जो है इससे संबंधित नहीं थे। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि इनका संबंध जो है भक्ति में सूफी में जो है किस जो है सिलसिले से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? मध्यकाल में तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा, इन सभी की रचनाएं प्रमुख हैं। इन सभी की रचनाओं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है इन तीनों में से कौन सा एक जो है या दो जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में ये जो है राम पर अधिक लिखे हैं। ठीक वैसे ही सूरदास ने कृष्ण वगैरह पर जो है अधिक वर्णन किया, मीरा भी कृष्ण से संबंधित। और जो कबीर थे उन्होंने जो है सामाजिक कर्मकांडों पर चोट किया, चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे वो इस्लाम धर्म के हो। उन्होंने जो भी सामाजिक कर्मकांड रहे उन पर जो है पूरी तरह से उन सब का खंडन किया है और उन सब पर चोट की है। जैसे कि वो क्या कहते हैं कि अगर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज दो। तासे अच्छी चाक भली जो पीस खाए संसार, उससे तो अच्छी चाक है, क्योंकि जो पत्थरों से ही चाक, अब तो अलग अलग लोहे से अलग धातुओं के मिल जाएंगे, पर पहले तो पत्थर से ही होती थी। तो उनके समय काल में बोल रहे हैं कि उससे अच्छी तो चाक है कि कम से कम जिससे अगर कुछ पीसा जाए तो उससे जो मिलेगा चूर्ण उससे हम खा सकते हैं। वैसे ही मुसलमानों पर, इस्लाम धर्म पे उन्होंने किया था, ब्राह्मणों पे उन्होंने बहुत सारे चोट किए थे, यहाँ तक कि मांसाहारी जो लोग हैं स्त्रियों के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा, तुलसीदास ने भी ऐसा कहा। तो यहाँ जो है ऑप्शन में है साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, गीतावली, एक से अधिक कोई नहीं। तो याद रखिएगा विनय पत्रिका और गीतावली ये दोनों जो रचनाएं हैं तुलसीदास की रचना है, लेकिन साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। किसकी? सूरदास की। सूर सागर भी जो है उन्हीं की रचना है। साहित्य लहरी जो है ये सभी रचनाएं जो है सूरदास की है। ये मध्यकाल के प्रमुख रचनाकारों में से माने जाते हैं और इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, जबकि तुलसीदास ने जो है राम की भक्ति में जो है लिखा है। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ पूछा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? क्या इल्तुतमिश द्वारा, गुलाम वंश का जो है, या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे कि हम गुलाम वंश का या दिल्ली
सल्तनत का संस्थापक मानते हैं, और बलबन, ये तीनों ही जो है संबंध किससे है? गुलाम वंश से। इन तीनों का संबंध गुलाम वंश से है, एक से अधिक ने कोई नहीं। अब किसी निर्माण के कार्य में एक से अधिक लोगों का योगदान हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी निर्माण कार्य में एक से अधिक लोगों का योगदान हो सकता है। राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो राजस्थान के अजमेर में बना हुआ है। और इस ये जो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय काल में वास्तुकला के अंतर्गत एक जो निर्माण इस्लाम धर्म में ये करवाया, वो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, और दूसरा उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लेकिन इसी मध्य क्या हुआ था? 1210 ईस्वी में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार जो है वहीं पर रुक गया। फिर इल्तुतमिश के शासनकाल में उसे पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनवाया, लेकिन एक समय काल में क्या हुआ कि बिजली गिरने से 4थी मंजिल ध्वस्त हो गई और फिर उस 4थी मंजिल को तुड़वाकर उसे 2 मंजिल बना दी गई, यानी 3 के बाद और 2 मंजिल, 4थी और 5वीं का पुनर्निर्माण जो है वो कराया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और सिकंदर लोदी ने भी जो है उसमें मरम्मत के अपने समय काल में कुछ कार्य किए थे। तो ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो किया था वो कुतुब मीनार की नींव रखी थी बस, और इसे पूरा जो कराया गया था वो याद रखिएगा इल्तुतमिश द्वारा। और इसके अगर बात करें कुतुब मीनार में और पुनर्निर्माण के कार्य में, योगदान की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह व सिकंदर लोदी का भी है। सिकंदर लोदी ने पुनर्निर्माण नहीं कह सकते हैं, मुख्य रूप से मरम्मत के कार्य कराए थे थोड़ा बहुत, पर इन्होंने पुनर्निर्माण 4थी और 5वीं मंजिल को पुनः जो है निर्मित किया था। तो ये याद रखिया गया था। बलबन ने भी जो है कुछ कार्य किए थे, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी, साफ साफ लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है, यानी किस शहर में जो है स्थित है? क्या ये आगरा में है, जौनपुर? ये दोनों शहर उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली एक से अधिक कोई नहीं। अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुब मीनार के ही पास में दिल्ली में जो है करवाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है ये निर्माण कार्य दिल्ली में करवाया गया था। जौनपुर जो है अपने अटाला जो मस्जिद है उसके लिए सबसे जो है फेमस माना जाता है। खैर, वास्तुकला की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये जौनपुर काफ़ी फेमस रहा है, और यही कारण है कि इसे पूर्व के सिराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। लेकिन सबसे फेमस जो यहाँ पर है जौनपुर में है वो है अटाला मस्जिद। आगरा तो जानते हैं आप, मुगलों के समय काल में यहाँ बहुत सारे कार्य किए गए हैं। सबसे फेमस जो है ताजमहल, उसके अलावा सिकंदरा में बना हुआ जो अकबर द्वारा जो किला है ये सभी काफ़ी फेमस है। आगरा का जो लाल किला है वो भी फेमस है। आगरा का लाल किला दिल्ली के लाल किला से अगर देखा जाए तो ज़्यादा खूबसूरत है, अगर आप देखेंगे तो आगरा तो वास्तुकला के लिए बहुत अधिक फेमस है। किसके शासनकाल में, यानी कि यहाँ तक जो अभी तक प्रश्न पूछे गए थे ये सभी प्रश्न ये मध्यकाल के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत से पूछे हुए प्रश्न थे। तो यहाँ आपने देखा कि मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो खिलजी, गुलाम और क्या बोलते हैं तुगलक वंश से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है वो मध्यकाल में मुगलों से पूछा गया प्रश्न है। मुगलों में जो प्रश्न अधिकांशतः देखने को मिलेंगे वो बाबर से लेके औरंगजेब के शासनकाल, यानी कि 1526 टू 1707 तक का जो पीरियड रहा, जिसमें बाबर, हुमायूं
अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का शासनकाल रहा, यहां से प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है, किस शासक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। इसका अर्थ क्या है, यानी चित्रकला का सर्वाधिक जो विकास है इसके शासनकाल में देखने को मिला। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, एक से अधिक कोई नहीं। अब मुगलों में चित्रकला की शुरुआत करें तो हुमायूं से हो चुकी थी, लेकिन हुमायूं खुद अपने आप में एक असफल शासक रहा था, तो वो नहीं। अकबर के शासन काल में कहा जाए तो चित्रकला के लिए कारखाने, तस्वीर खाना वगैरह निर्माण किया गया था, लेकिन चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, वो माना जाता है जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर जो था स्वयं चित्रकला प्रेमी था। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक चित्र जो पेंटिंग है उसमें अगर कई लोगों ने कार्य किया है तो वो इतनी बारीकी को भी पहचान सकता था, इतनी जो है उसकी चित्रकला में रुचि थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, लेकिन क्योंकि चित्रकला जो है सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। खैर, अकबर के भी शासनकाल में चित्रकला काफी फेमस था, क्योंकि अकबर के भी दरबार में कई चित्रकारी रहते थे, तो याद रखिएगा। और अकबर ने ही अपने शासनकाल में चित्रकला के लिए कारखाने का निर्माण करवाया था। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है, और ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो बार बार मैं कहती हूं कि आप लोग बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें देख लीजिए, और तैयारी 4 वालों के लिए कि 1 to 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें 2-3 बार अच्छे से आप लोग कर लीजिए। बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्नों को कर लीजिए, आपके कई प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहीं से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? क्या फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, एक से अधिक कोई नहीं। वैसे तो अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, यानी कि स्टेट लैंग्वेज उनकी बात करें, उनकी राज दरबार की भाषा की बात करें तो वो फारसी थी। राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो ये थी। लेकिन बाबर की जो आत्मकथा लिखी गई थी, बाबरनामा या तुर्क ए बाबरी, ये याद रखिएगा, तुर्की भाषा में, मुगलों के शासन काल में तुर्की भाषा में लिखी गई एकमात्र अगर कहा जाए तो यही है बाबर की आत्मकथा। बाकी सभी जो है आपको फारसी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अगला है चौसा की लड़ाई जून 5039 में कौन पराजित हुआ है, यानी सिंपल कहा जाए तो चौसा की लड़ाई में कौन हारा। अब यहां देखिए एक और भी प्रश्न आपका साथ का साथ बन गया कि चौसा की लड़ाई हुई कब थी, तो 1539 की ये घटना है। चौसा का संबंध जो है अगर कहा जाए तो बिहार के बक्सर से है। कहां से? बक्सर, क्योंकि गंगा नदी जो है प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में जब बिहार में, तो ये बक्सर के चौसा से ही होते हुए प्रवेश करती है। ये जो युद्ध हुआ था ये मध्यकाल का एक फेमस युद्ध है, जो कि बाबर और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। सॉरी, बाबर नहीं, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, क्योंकि बाबर अभी तक मर चुका था। हुमायूं व शेर शाह के मध्य ये युद्ध हुआ था। हुमायूं व शेर शाह के मध्य 2 लड़ाइयां हुई थी, एक 1539 में चौसा का वार जो था, और दूसरा 1540 में बिलग्राम या कन्नौज वार। इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं पराजित हुआ था, और इसी पराजय के बाद हुमायूं को भागकर दूसरे जगह शरण लेनी पड़ी थी, और कुछ वर्षों तक यानी कि 1540 से लेकर 55 तक, यानी कि 1540 से 45 तक दिल्ली पर शेर शाह सूरी यानी कि द्वितीय अफगान वंश का शासन रहा था। तो इस युद्ध में हुमायूं जो है पराजित हुआ था। और इसके अतिरिक्त 1540 1540 का युद्ध भी बहुत फेमस है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये याद रखिएगा।
और इन दोनों युद्धों में हुमायूं ही पराजित होता है और कुछ वर्षों तक ये निर्वासित जीवन जीता है और पुनः 1555 में ये जो है दिल्ली की गद्दी पर आ बैठता है। लेकिन 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है और यही कारण है कि इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि ये पूरी जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। तो ये याद रखिएगा। वैसे ही आप कह सकते हैं कि 1539 में जो है बाबर था ही नहीं, तो ये आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हो चुकी थी। नेक्स्ट, तो एलिमिनेट करना सबसे जरूरी क्या होता है कि कौन सा नहीं होगा उसे पहले जो है आप ऑप्शन से हटा दीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 1575 में अकबर ने कहां पर इबादत खाना स्थापित किया? क्या इलाहाबाद में, लाहौर में, आगरा में? एक से अधिक कोई नहीं। अकबर के शासनकाल में भी कई प्रशासनिक सुधार हुए। जिस तरह शेर शाह सूरी ने मध्यकाल में अगर बात की जाए तो मध्यकाल में शेर शाह सूरी का, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किया जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई प्रशासनिक सुधार किए। फिरोज शाह तुगलक के समय काल में भी कई जो है कार्य किए गए। शेर शाह सूरी का समयकाल भी कई प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है और यही है कि अकबर को शेर शाह का पूर्व जो है गामी माना भी, अकबर का पूर्वगामी माना भी जाता है। तो अकबर के समय में भी कई जो है सुधार के कार्य किए गए, कई जो है ऐसे कार्य किए गए। इसमें से एक था इबादत खाना की स्थापना, जैसे मजहर की घोषणा होना या फिर बहुत सारे जैसे कि जजिया कर को समाप्त कर देना, तीर्थ कर यात्रा पर रोक लगा देना, बाल विवाह पर रोक लगाना, ऐसे कई कार्य थे। तो ये पूछा जा रहा है कहां पर, क्या इन्होंने इलाहाबाद के किले में किया, लाहौर में किया, आगरा में किया? एक से अधिक कोई नहीं, एक से अधिक तो पहले ही हट गया। याद रखिएगा ये जो किया गया था आगरा से किया गया था क्योंकि शासन आगरा से ही था, तो लाहौर और ये नहीं हो सकता। इलाहाबाद तो एक पल को सोचा भी जा सकता है, लाहौर तो सबसे पहले एलिमिनेट हो सकता था क्योंकि इलाहाबाद में उन्होंने जहांगीर के कहने पर जो है स्तंभ जो है कनौज से इलाहाबाद ही मंगवाए थे। नेक्स्ट, यहां एक टाइपिंग एरर है ये। नेक्स्ट, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? अभी जस्ट पहले मैंने कहा था कि अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाया गया, जजिया कर को। याद रखिएगा मुगलों में पहला ये शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। अब यहां थोड़ी सी चर्चा हम जजिया कर के बारे में करते हैं। यहां समझने की आवश्यकता है कि जजिया कर क्या होता है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर होता है। गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं से भी लिया जा सकता है, ईसाई, पारसी या जो अन्य धर्म है। सबसे पहले ये जो है मध्य भारत से भारत में लाया गया था। ये कर जो है लगाया जाता था गैर मुसलमानों पे। अलग अलग शासकों के शासनकाल में ये लगाए गए थे। लेकिन मुगलों में अगर आपसे पूछा जाए तो मुगलों में अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन आगे के शासकों में औरंगजेब ने पुनः जो है जजिया कर को आरोपित कर दिया था। और अंतिम जो मुगल शासक, मुगलों के द्वारा ही एक ऐसा शासक रहा था जिसने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त किया था, जिसका नाम जो है मोहम्मद रंगीला है। मोहम्मद रंगीला ने जो है अपने समय काल में जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। तो यहां हमसे पूछा गया है तीर्थ कर के बारे में 1561, 1562, 63, एक से अधिक कोई नहीं। ठीक, यहां पर जो आपका सही जवाब है वो जवाब है 1563 में जो है तीर्थ कर पे पूरी तरह रोक लगा दिया गया था अकबर द्वारा। अकबर के शासनकाल में 62, 63 और 64, 1562, 63 और 64 तीनों जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि 62 में इन्होंने बाल विवाह पे रोक लगाया, 63 में इन्होंने तीर्थ कर पे और 64 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। तो ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इबादत खाना का निर्माण करना, मजहर की घोषणा करना, दीन ए इलाही की शुरुआत करना, ये सभी अकबर के शासनकाल में किए गए प्रमुख कार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट, वह सिख गुरु, मध्यकाल में हम 10 सिख गुरुओं के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह सिख गुरु कौन था जिन्हें
औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया? हर राय, हरकृष्ण, गोविंद सिंह, एक से अधिक कोई नहीं। गोविंद सिंह जानते हैं कि अंतिम जो है सिख गुरु थे। दो मुगल ऐसे शासक रहे जिनके शासनकाल में सिख गुरु की हत्या की गई। एक थे जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में भी एक सिख गुरु की हत्या की गई थी, और एक सिख गुरु की हत्या जो है किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में जिसकी हत्या की गई थी उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी नहीं देख रहे हैं आप कि गुरु तेग बहादुर का वर्णन है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई इज राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ एबव। गुरु तेग बहादुर के नाम पर दिल्ली में जो है एक मेट्रो स्टेशन का भी नाम है। इसके अलावा इनके नाम पर एक जो है सिख वो क्या बोलते हैं गुरुद्वारा भी बना हुआ है। चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा बना हुआ है इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। वैसे एक बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी दिल्ली में है, लेकिन एक चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है ये, और एक जो सिख गुरु थे जहांगीर के समय काल में जो है, क्योंकि जहांगीर के बेटे खुसरो की मदद करने की वजह से उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। और उस सिख गुरु का नाम जो था, उस सिख गुरु का नाम जो था अगर, हाँ, गुरु अर्जुन देव था, जहांगीर द्वारा जिसके गुरु अर्जुन देव। तो ये दोनों को याद रखिएगा। बाकी 10 जो सिख गुरु हैं उनके क्रम को एक बार याद रख लीजिएगा, और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन्हें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किन्होंने जो है कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे। नेक्स्ट, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? यानी बीजापुर और गोलकुंडा, दक्षिण भारत के ये जो दो क्षेत्र हैं, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया गया? ऑप्शन देखें, क्या जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के, औरंगजेब, एक से अधिक कोई नहीं। यहां ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। तो अगर हम बात करें इसका, तो औरंगजेब के शासनकाल में जो है इन दोनों ही क्षेत्रों को जो है मुगल का हिस्सा बना लिया गया था। अगर दक्षिण विस्तार की बात हम करें तो औरंगजेब के शासनकाल में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगलों का जो है ये हिस्सा दोनों ही क्षेत्र बन गए थे। नेक्स्ट, 1674 में 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये जो प्रश्न है मराठा शिवाजी के बारे में पूछा गया है। क्या मराठा शिवाजी ने सिवनेर में, रायगढ़ में, सूरत में, एक से अधिक कोई नहीं, किसी, याद रखिएगा कई ऐसे शासक होते हैं जो अलग अलग समय काल पे अलग अलग स्थानों पे राज्याभिषेक लेते हैं। जैसे कि हम औरंगजेब की ही बात करें तो औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक किया था, लेकिन यहाँ एक समय काल दिया हुआ है 1674 और पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने जो है राज्याभिषेक कहाँ किया था। तो याद रखिएगा शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ये मराठा से पूछा गया प्रश्न है, तो मराठा भी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? आदिलाबाद नाम रख दिया, जलालाबाद, फिरोजाबाद, एक से अधिक कोई नहीं। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय काल में भारत में कई अभियान, सैन्य अभियान जो है किए थे, चाहे वो उत्तर भारत के कहे जाए या दक्षिण भारत। उत्तर भारत में भी उसके समय काल के कई सैन्य अभियान जो है सफल रहे, और दक्षिण भारत में भी उन्होंने कई सैन्य अभियान किए थे। उनमें से पूछा जा रहा है चित्तौड़, चित्तौड़ किस क्षेत्र की बात हो रही है? राजस्थान, यानी पश्चिमोत्तर वाली क्षेत्र की बात हो रही है। तो जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया तो पूछा जा रहा है कि उसने जो है इस क्षेत्र का नाम जो है क्या रखा था। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है आदिलाबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नहीं किया था, जलालाबाद भी शायद दक्षिण भारत में ये कोई नाम किया था। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ इसने जो नाम दिया था इन तीनों में से नहीं है, एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, जैसे याद आता है आपको बताती हूँ। चित्तौड़ पर जब अधिकार किया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका नाम क्या रखा था? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ई हो गया, क्योंकि यहाँ पर तीनों में से कोई नाम उसमें वर्णित नहीं है। जैसे ही याद आता है मैं बताती हूँ कि नाम क्या रखा गया था।
आगरा के निकट सिकंदरा में, आगरा के बगल में आपने सुना होगा सिकंदरा है, वहां का किला भी काफी फेमस है। सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? क्या बाबर का मकबरा है, हुमायूं का, अकबर का, एक से अधिक कोई नहीं। अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा अनुसार, जैसा बाबर चाहता था, इसे काबुल में दफना दिया गया था। तो पहला ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर लिए। दूसरा हुमायूं, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, तो ये भी जो है नहीं है। अकबर का जो है मकबरा, अगर हम बात करें तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के निकट सिकंदरा में बनाया गया है। नेक्स्ट, जहांगीर का जो है वो लाहौर में है। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के समय, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक मंगोलों द्वारा भारत में जो आक्रमण किया गया था वो निम्न में से किसके शासनकाल में किया गया था? तो जो मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया था वो किया गया था तुगलकों के शासनकाल में, खिलजी के शासनकाल में और बलबन के शासनकाल में। बलबन यानी कि गुलाम वंश का। और जो ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, इसके शासनकाल में नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी हमें सर्वाधिक जो है मंगोलों का नहीं देखने को मिला था। जलालुद्दीन खिलजी के समय और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी से शुरुआत हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हमें देखने को मिल रहा था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर भी देखने को मिला था, लेकिन सर्वाधिक नहीं मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो हमें मिलेगा अलाउद्दीन के समय काल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बलबन के समय काल में नहीं, बोलते वक्त मिस्टेक हो गई है, उसे ध्यान मत दीजिएगा। मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बाबर ने, एक से अधिक और कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है हमसे कि मनसबदारी जो व्यवस्था है ये किसके द्वारा? मनसबदारी व्यवस्था याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी जो है मंगोलों की ही देन है। किसकी देन है? मंगोलों की देन मानी जाती है। ये जो प्रणाली है ये दशमलव पद्धति पर लागू होती है, यानी पहले 1 से 9, फिर 10 से 19 ऐसे करके जो है लागू की जाती है। और इसकी शुरुआत जो है मुगल समय काल में हुई थी। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही आसानी से आप एलिमिनेट कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये जो व्यवस्था शुरू की गई थी ये की गई थी मुगलों के समय। और मुगलों में अगर मैं बात करूं तो वो अकबर का शासनकाल था। किसका? अकबर का। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जात और सवार शब्द आपने पढ़ना होगा। जात और सवार, सवार जो होती है वो घोड़ों की संख्या और जात जो है सैनिकों की स्थिति के आधार पर रखा जाता है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अगर आप 7वीं के एनसीईआरटी बुक को देखेंगे, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, उसमें एक पूरे पेज पर इस व्यवस्था के बारे में डिटेल से समझाया गया है कि वो व्यवस्था क्या होती है। तो ये जो है अकबर के समय काल में, वैसे भी बाबर के समय काल में 4 जो युद्ध हैं वही फेमस है, बाकी बहुत कुछ जो है जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो व्यवस्था है अकबर के समय काल में की गई थी। बाकी हम थ्योरी की क्लास में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट, तो आज के सेशन में इतना ही, यानी कि 9 to 10 का जो पेपर था उसमें जो एंशिएंट और मिडाइवल से प्रश्न पूछे गए थे वो इतने ही थे। तो आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में फिर हम किसी और क्लास के जो है पीवाई के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जाते जाते एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कल से जो है आपकी क्लासेस लाइव चलने वाली है और लाइव क्लासेस सुबह 10 बजे, यानी कि सुबह 10 बजे हम लाइव क्लास में मिलेंगे। वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करेंगे, कुछ क्लासेस हम थ्योरी बेस्ड करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से जो है पूछे जाते हैं।
इसके अतिरिक्त बहुत जल्दी ही जो है हमारी ऐप पर भी क्लासेस शुरू होने वाली है। ऐप पर बिल्कुल जीरो से लेकर आपकी जो है क्लासेस शुरू होगी। वहाँ एक एक टॉपिक को जो है डिटेल से समझाया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रश्नों को कराया जाएगा और जो कुछ भी डाउट रहेंगे उसके लिए जो है लाइव क्लासेस जैसे कि जूम वगैरह के माध्यम से आप टीचर से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।